हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस गौतम यादव। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है जिसके थ्रू एमएससी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इससे पहले मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको बता चुका हूं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किसको करवाना चाहिए और क्या होता है और कौन कौन रजिस्टर हो सकता है इसमें। तो वो पूरी डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले बताते हैं स्कीम क्या होती है। जो स्कीम प्रोवाइडेड करी जाती है ये एमएसएमई सेक्टर को करी जाती है, स्पेशली उन्हीं के लिए स्कीम बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट पहुँचाया जा सके। तो होता क्या है कि ये स्कीम का जो बेनिफिट होता है आपको कैश में भी दे सकते हो, काइंड में भी दे सकते हैं। कैश में इन द सेंस एग्जांपल के तौर पर ले लो, कैश में आपको दे दी कोई सब्सिडी दे दी आपके अकाउंट में, या फिर आपको काइंड में कोई डिस्काउंट दे दिया, कंसेशन दे दिया। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं पूरा। एक पर्सन है जो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो, या कंप्यूटर खरीद ले या कोई मशीनरी कुछ भी खरीद ले वो उसके लिए। तो उसका क्या करती है गवर्नमेंट, उसकी चलो एक्चुअल कॉस्ट मान के चलते हैं, गवर्नमेंट उसकी एक्चुअल कॉस्ट मानती है 1,00,000 रुपये। तो गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, 20% की सब्सिडी देगी, मीन्स 20,000 रुपये की सब्सिडी दे देगी। तो ये सब्सिडी क्या करेगी, जो कंपनी आपका जो ऑथराइज बैंक अकाउंट है, जब आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसमें एक अकाउंट नंबर डिटेल डालनी पड़ती है आपको, जो कंपनी का आपका या फिर आपकी जो प्रोप्राइटर जो भी होगा फर्म है उसका अकाउंट नंबर होता है वो आपको बताना पड़ता है। तो वो डिटेल इसमें डालने के बाद वो उसी में अमाउंट ट्रांसफर कर दे, तो आपको इनडायरेक्ट वे में सब्सिडी मिल जाएगी। मीन्स आपको कैश में मिल गया, मतलब कि जो जो अमाउंट आपने पे तो आपको 1,00,000 रुपये करनी पड़ेगी, बट आपको सब्सिडी कितने की मिल जाएगी, 20,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिल जाएगी। अब सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं कि कंसेशन और डिस्काउंट किस टाइप से देते हैं। तो फिर से मान के चलते हैं एक्चुअल कॉस्ट है 1,00,000 रुपये की, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी उनको 20,000 रुपये की। तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सेलर है उसके अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफर कर देगी फॉर परचेजिंग ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट। इससे क्या होगा, आपको कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगी आपको 80,000 रुपये पे करनी पड़ेगी, बाकी की बाकी सब्सिडी किसके, सेलर को मिल जाए। तो सेलर को उसके 1,00,000 रुपीज़ मिल गए, क्योंकि 80,000 आपसे ले लिए, 20,000 गवर्नमेंट से मिल गए, बाकी आपको कॉस्ट पड़ी 80,000। तो आपको एक तरह से कंसेशन और डिस्काउंट मिल गया, और परचेजर को भी उसका बेनिफिट मिल गया उसको इन काइंड में। तो अब अगली स्कीम के बारे में बात करते हैं, क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की नई स्कीम क्या है। एक स्कीम होती है उद्योग आधार मेमोरेंडम। तो उद्योग आधार तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का दूसरा नाम है, उसको कहते हैं। इस स्कीम में क्या होता है कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, मतलब एलिजिबल होनी चाहिए स्कीम के लिए। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए एमएसएमई। तो रजिस्टर्ड आप पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस आपका जो इसमें आपको पता होगा, जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। तो आधार कार्ड ये एक्चुअली क्या होती है, स्कीम सिर्फ प्रोप्राइटर के लिए अप्लीकेबल होगी। अब कंपनी लोगे तो कंपनी में ये स्कीम नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली उनके पास आधार नंबर नहीं होता। आधार नंबर किसी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसके पास आधार नंबर होता है, तो उसके लिए स्कीम है। बाकी इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं आपको, लोन बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लोन में क्या बेनिफिट मिल जाता है आपको, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें 1% की कम पेमेंट करनी पड़ती है। मीन्स आपका मान के चलता है आपको बैंक ने दिया 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको 12% नहीं पे करने, आपको सिर्फ 11% पे करने। तो आपको 1% ही क्या करती है, सब्सिडी दे दी, या आपको सब्सिडाइज लोन दे दिए। या फिर आपको सब्सिडाइज लोन इन द सेंस, मतलब आपको लोन चाहिए था 1,00,000 रुपये का, तो आपने 1,00,000 के लिए अप्लाई करा, तो उन्होंने 20,000 रुपये की सब्सिडी और दे दी, आप 1,20,000 रुपये का लोन ले लो, इस टाइप में लोन देते। तो या फिर अनसिक्योर टाइप में लोन दे दें, मीन्स जिसके लिए कोई सिक्योरिटी ना है। आप आज की डेट में कोई बैंक से लोन लेते हो तो लोन के लिए आपको पेमेंट, आपको कोलेट्रल रखनी पड़ती है। कोलेट्रल मीन्स कोई प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है जिसकी वैल्यू होती है, तो वो प्रॉपर्टी आपको रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसका आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिल जाता है। अगला आता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप कोई प्लांट या मशीनरी लगा रखी है, आपने कोई ऑफिस खोल रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको कंसेशन दे दिया जाता है, कि आपको कुछ कंसेशन दे दिया कि आपके एक महीने तक आपको इतना आधा रेट का रेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। या फिर ऐसे इस टाइप में कंसेशन दे सकते हैं, नो बिल फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए बिल आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। सब्सिडाइज रेट में आपको रेट कम लगा देंगे, जैसे नॉर्मल जो कमर्शियल रेट चलता है वो 12 से 14 रुपये उसके पड़ता है पर यूनिट का, वो आपको कम रेट चार्ज कर ले, जैसे 6 और 7 रुपीज़ जो नॉर्मल रेसिडेंटल के होता है। आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट एजम्पशन एटीजी। एटीजी में आप क्या होता है, जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में आप अपनी यूनिट लगाते हो तो आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपको मतलब उसमें स्टैम्प, आपको जो टैक्स पे करते हो उसमें आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। या फिर आपको जो आपके प्रॉफिट होता है उस पर रेट कम चार्ज कर सकते हैं। मीन्स जैसे आप अभी आपने गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाई थी कि जो भी पहले जो भी कंपनी आज की डेट में कमाती थी रुपए, उसके जो टैक्स, मतलब जो उसका प्रॉफिट होता था उस पर 25% समथिंग लगता था टैक्स। 25% आज की डेट में, पहले 30% लगता था प्लस सेस, मतलब अराउंड 33% समथिंग पड़ता था। आज की डेट में 20% लेके आ चुके हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और कम कर लिए 18% पे लेके आ चुके हैं। तो इस टाइप में आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। फिर जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जो न्यू
न्यू कमर्स होते हैं, न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जैसे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना है, पेटेंट्स का, या उसमें कोई कॉपीराइट्स के रजिस्ट्रेशन करवाने, तो उसमें जितनी गवर्नमेंट फीस होती है, जैसे ट्रेडमार्क 4500 रुपीज़ समथिंग गवर्नमेंट फीस है, तो आपको 4500 रुपीज़ पे करने की जरूरत नहीं है, आपको 2250 रुपीज़ पे करने पड़ेगा गवर्नमेंट फीस, उसको आपको सब्सिडाइज रेट में मिल जाएगा। सेकंड, आपको भी पता होगा जो कोविड-19 आया था उसके थ्रू एमएसएमई लोन की स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, जिसके थ्रू आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। कोलेटरल फ्री के साथ आपको फर्स्ट ईयर तक कोई ईएमआई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। ईएमआई क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, उसको हम ईएमआई कहते हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर तक कोई पे करने की जरूरत नहीं। ये नहीं आपका इंटरेस्ट वे ऑफ हो जाएगा, इंटरेस्ट चलता रहेगा आपका, बट आपको ईएमआई का बंडल नहीं आएगा, मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी बैंक को। प्लस आपको इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 9% होगा, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बहुत कम होगा, जिसके कारण आपको 9% तक का इंटरेस्ट रेट पड़ता है, जो कि आप सिडबी के थ्रू ले सकते हो। अगली स्कीम आती है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम। इसके नाम से ही पता लगा जिसका जीरो इफेक्ट होना चाहिए और जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन वही है, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए रजिस्टर्ड एज एमएसएमई, जो ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है, ऑफलाइन के लिए आपका मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हो एज एमएसएमई। और फिर इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मीन्स जो पर्सन इस स्कीम का बेनिफिट उठाएगा वो मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मीन्स वो किसी टाइप का गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाला होना चाहिए। सेकंड, वो बंदा उस गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, मीन्स एक्सपोर्ट क्या? एक्सपोर्ट मीन्स इंडिया के बाहर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो वो इस स्कीम में बेनिफिट ले सकता है। फिर उसका जो क्वालिटी की स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो क्वालिटी का वो प्रोडक्ट बनाएगा या गुड्स बनाएगा वो इंटरनेशनल क्वालिटी का होनी चाहिए। मीन्स आपको पता होगा जो इंटरनेशनल मार्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी बहुत मैटर करती है, बिना क्वालिटी के कोई प्रोडक्ट वहाँ बिकता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं और उसको फुलफिल करना पड़ता है, जिसके कारण आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और उसके बाद जो भी गुड्स आपने एक्सपोर्ट करें, ना कि वो इम्पोर्टर के थ्रू ना रिजेक्ट करे जाने चाहिए, ना इंडिया वापस भेजे जाने चाहिए। अगर ये सारी की सारी कंडीशन आप फुलफिल कर देता हो तो उसके बाद आप इस स्कीम में बेनिफिट ले सकते हो। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी कई टाइप्स ऑफ सब्सिडी, कंसेशन, रिबेट ऑन टैक्स और वेवर ऑफ इन टैक्स और लोन और क्रेडिट, ये सब आपको कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर इसका पूरा बेनिफिट चेक कर सकते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अगली स्कीम आती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। मीन्स जो वुमेन होती है वो कोई स्टार्टअप करना चाहती है या कोई नया बिजनेस चालू करना चाहती है, तो ये उनके लिए स्कीम है। तो इस स्कीम में क्या होता है? वो एलिजिबिलिटी आपको सेम सेम बताइए, एलिजिबिलिटी सेम रहती है। उसके बाद इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये बेनिफिट सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर को मिलेगी, मीन्स जो लेडीज़ होती है या फिर वुमेन है उनको ही बेनिफिट मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैं मेल हूँ, तो मैं आज की डेट में स्टार्टअप करता हूँ तो मुझे दूसरी स्कीम में बेनिफिट लेने पड़ेगी, तो मैं इस स्कीम में नहीं आ सकता। ये सिर्फ स्कीम वुमेन्स के लिए बनाई गई है। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? गवर्नमेंट फंड करती है उनको, न्यू स्टार्टअप को, मतलब उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो उसमें गवर्नमेंट अपना फंड प्रोवाइड कर देगी आपको, ताकि वो नए नए एरिया को एक्सप्लोर कर पाए। दूसरा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जो गवर्नमेंट के पर्टिकुलर ट्रेन एम्प्लॉयज़ होते हैं या रिनाउंड जो बिजनेस आज की डेट में जो चल रहा है आज गवर्नमेंट कंपनीज़ में, गवर्नमेंट कंपनीज ओएनजीसी ये कंपनी हो गई, ये सब रिनाउंड गवर्नमेंट कंपनीज़ है। तो इसके थ्रू जो इनके डायरेक्टर्स है ये आपके थ्रू आप उनको थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर बिजनेस काउंसलिंग, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। काउंसलिंग मीन्स आपको बताना कि बिजनेस कैसे करोगे। देखो, बिजनेस करना एक ईजी चीज़ नहीं होती। बिजनेस हम सोच रहे थे बिजनेस ऐसे करेंगे, बट रियल मार्केट में आते तो हमें पता लगता है असल में बिजनेस होता क्या है। तो कई प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके रिगार्डिंग हमें काउंसलर चाहिए होता है जो हमें बताए कि इस प्रॉब्लम फेस करने पर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो पहले ही कोई बंदा फेस कर चुका है, तो उसके लिए उसने क्या करा था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो इसमें जो प्रोवाइड करता है और जो भी इसका एक्सपेंसेस होता है वो गवर्नमेंट अपनी स्कीम में करती है और आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। फिर आपको बताती क्या मेथड्स और क्या आप आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो, क्या न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप को बढ़ा सकते हो। तो इन सब चीज़ की जो फंडिंग वंडिंग होती है, सब चीज़ें के बेनिफिट इस स्कीम में ले सकते हो, ये सिर्फ वुमेंस के लिए होती है। अगली स्कीम पे आते हैं हम। अगली स्कीम है ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक्चुअली स्कीम नहीं है, एक टाइप का बेनिफिट प्रोवाइड करा गया। जो एमएसएमई होते हैं उनको कई टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया, जिसमें क्या होता है जो ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है ग्रीवेंसेस मतलब होते हैं प्रॉब्लम्स, और मॉनिटरिंग मतलब ऐसा कुछ कंट्रोलिंग करो या ऑब्जर्वर हो, जो इन ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉब्लम को कंट्रोल करो या ऑब्जर्व कर रहा हो, तो ऐसा सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि इसका सिस्टम का मेन बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि जो आपका बिजनेस है और गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या रहो, ट्रांसपेरेंसी रहो, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो प्रॉपर। मतलब कि मुझे गवर्नमेंट में किसी बंदे से बात करनी या किसी सीनियर मैनेजर लेवल एम्प्लॉय से बात करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर
कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, जैसे ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर्स होने, टाइमिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सेकंड, उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के लिए सिस्टम बनाया गया है। मुझे आज की डेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुझे लाइसेंस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए। और इसमें कम्युनिकेशन वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। आप बोलोगे वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, तो कम्युनिकेशन ऑफ लेवल होता है कि जैसे कि आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हो या फिर अपने साथ वाले एम्प्लॉय से बात कर रहे हो। जैसे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के लिए लेबर होता है, लेबर के लिए ऊपर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे 4 लेवल हो गए। तो इन 4 लेवल में जो कम्युनिकेशन फैलता है ये अलग लेवल का है। और जैसे कि सुपरवाइजर सुपरवाइजर से पूछा तो सेम लेवल पे होगा, तो ये कम्युनिकेशन अलग लेवल का है। ये किसके बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए? गवर्नमेंट और उसके बिजनेसेस, जो बिजनेस आज की डेट में कर रहा है उन सबके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू उनका प्रॉपर वो चलता है। इसका बेनिफिट्स क्या होता है? आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व हो जाएगी और कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। और बाकी आप जो कंप्लेन आपने फाइल करी थी आप उसे किसी टाइम भी ओपन कर सकते हो। आप उस मतलब जो आंसर रिप्लाई या दिया है उसने गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको दोबारा ओपन कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम पे। आपको नेक्स्ट स्कीम के बारे में बताने से पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। इसे कहते हैं इंक्यूबेशन स्कीम। मीन्स आज की डेट में अगर कोई बंदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है, मीन्स बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आप कोई भी आज की दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। जब तक आप किसी चीज़ की रिसर्च नहीं करोगे और रिसर्च करने के बाद उस पर डेवलप नहीं करोगे उस चीज़ को, तब कैसे उस चीज़ को कर सकते हो। तो इसके लिए स्कीम बनाई गई इंक्यूबेशन स्कीम, जो हेल्प करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जिसमें क्या होता है, जो भी आपका रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी आप खर्चा आता है, मैंने मानता हूँ कि आज की डेट में कोई ऐसी मशीनरी बना रहा हूँ जो ऑटोमेटिक चले, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, तो ऐसी मशीनरी बनाने के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बाद उसे डेवलप करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट आज की डेट में चाहती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। तो जैसे इजराइल की गवर्नमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपने बजट का 10 से 20% खर्च करती है, ऐसी गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो इंडिया में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, जिसके थ्रू वो आगे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितनी कॉस्ट आती है तो उसका 80% गवर्नमेंट फंड कर देती है, और आपको वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स बेनिफिट मिल जाते हैं। जो पहले की जो स्कीम्स है उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे किस चीज़ में कर सकोगे? आइडिया आप जनरेट करो या कोई मेथड आप जनरेट करो, कुछ किसी प्रोडक्ट को बनाने का या सर्विस को या किसी काम को करने का, या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कर रहे हो जिसमें आपको रोबोटिक बना रहे हो या कुछ भी किसी टाइप की टेक्नोलॉजी जिसमें आप नया टेक्नोलॉजी का कुछ यूज़ हो रहा हो, या फिर आप कोई इनोवेशन करो। मीन्स जो इनोवेशन का मतलब होता है जो चीज़ पहले कभी हुई ना हो। मीन्स ऐसी चीज़ जो बिल्कुल यूनिक हो लोगों के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैंने क्या करा, कोई वाटर था, वाटर में HO2 होता है, तो मतलब ये नहीं, HO2 तो उसमें नॉर्मल है, वो तो साइंटिफिक है। मैंने इनोवेशन क्या करी उसमें, मैंने उसमें कलर मिला दिया तो उसका कलर रेड हो गया, तो ये इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन समथिंग न्यू होती है, बिल्कुल कुछ नया जो लोगों ने आज तक देखा ना हो। डिज़ाइंस, आप कोई नया टाइप का डिज़ाइंस बना रहे हो जिसके कारण आप कोई टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से आप कोई कई लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हो, या आप ऐसा कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हो जिसके थ्रू लोगों को या गवर्नमेंट को बेनिफिट हो पाए। अब नेक्स्ट स्कीम आती है। नेक्स्ट स्कीम आपको सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट स्कीम है क्रेडिट लिंक एंड कैपिटल सब्सिडी। मतलब जो ऐसी सब्सिडी जो आपके क्रेडिट कैपिटल से लिंक होगा, मतलब जो आपको लोन वोन मिलेगा आपकी कैपिटल के रिलेटेड मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी आपको पहले ही बता दिया कि रजिस्टर्ड एज MSME होना चाहिए, और ऐसा MSME में कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है। प्रोप्राइटर कंपनी फर्म और एनी टाइप ऑफ बिजनेस कोई भी हो वो रजिस्टर्ड हो सकता है। आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि न्यू टेक्नोलॉजी अपडेशन। मीन्स जब तक आप न्यू टेक्नोलॉजी लेके नहीं आओगे तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी कब तक काम चलाओगे? मीन्स आज पहले लोग क्या था, गाड़ी चलाने के लिए पहले लकड़ी के पहिए बनते थे, आज की डेट में रबड़ के बनते। रबड़ में भी आगे वो आने लगे, ट्यूबलेस टायर आ गए। पहले ट्यूब के साथ टायर होता, अब ट्यूबलेस टायर आना। इस टाइप से टेक्नोलॉजी का अपडेशन होना चाहिए, उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। और इसमें आपको इन फ्रंट, मतलब आपको शुरुआत में ही कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाती है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है? फंडिंग करती है आपको गवर्नमेंट जो होती है। आपके जो भी मतलब कि आप जो भी आपकी डेट में टेक्नोलॉजी का अपडेशन करना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देती है बिजनेस को। और इसमें सब्सिडी का रेट होता है 15%। मीन्स जैसे कि आपने 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया तो उसका 15%, तो 15% सब्सिडी कितनी है? 15 लाख रुपए। तो आपको जितनी आपकी प्लांट और मशीनरी जिसके कारण आपने न्यू अपडेशन करा है, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी का प्लांट और मशीनरी में यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी कॉस्ट आएगी उसके में 50% की सब्सिडी दे देगी। मीन्स जैसे कि मेरी कॉस्ट आई 80,000 रुपीज़, तो 80,000 का 15% जितना होगा उतने की मुझे मिल जाएगी। जैसे 1 लाख का 15% होता है 15,000 रुपये, तो इतने की सब्सिडी मिल जाती है। फिर इसमें एलिजिबल बिजनेस क्या है, मतलब कौन कौन से बिजनेस इसमें आ सकते हैं? तो सबसे बायोटेक, जो मतलब कि नए नए प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं, न्यू मतलब ट्रीज पे रिसर्च करते हैं जिसके थ्रू कोई मेडिसिन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो,
ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे होगे आजकल वर्टिकल फार्मिंग आ रही है। इसराइल की जो टेक्नोलॉजी फार्मिंग करने के लिए सॉइल लेस फार्मिंग, वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इन सब चीज़ों को मैं, फिर आपका कोई प्लास्टिक और टॉयस बना रहे हो, कोई इंडस्ट्री है, या फिर कोई स्टील सेक्टर में है, या फिर कोई फार्मा सेक्टर में, या फिर कोई मशीनरी बना, हैवी मशीनरी सब बना, क्लोथिंग बिजनेस में या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में, तो इन बिजनेस में जो जो होगा उनके लिए सब्सिडी होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर जल्द बनाने वाला हूँ, आगे वाले टॉपिक पर, जो आपको मैं फ्यूचर में बता दूंगा क्या क्या मैं टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी आप वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।